ये वाले एरिया में लगता है ज़्यादा इंडियंस आते नहीं है। उसके पास थी 12 बीवियाँ, लेकिन हुआ बस एक ही बच्चा। और वेजिटेरियन के लिए भी इतना सब कुछ दे दिया था भाई, इतना सब कुछ। जो दूसरा एम्परर था उसकी भाई थी 500 बीवियाँ और 142 बच्चे। और इस वाले टावर के अंदर हर एक फ्लोर पे एक एक बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है, विच इज़ ऑफ गोल्ड। और यहाँ पे ऑयस्टर्स बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर ऑयस्टर्स खाना पसंद है तो 1 केजी ऑयस्टर्स से 25,000 तक में मिल जाता है। दोनों सॉल्टेड कॉफ़ी और बान में मिला के मेरे को पड़ा 50,000। तो दोस्तों स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं हुए सिटी का टूर। यहाँ से एक और डे टूर बुक किया है, वही ट्रैवल कंपनी SST ट्रैवल के थ्रू। वो लोग हो ची मिन सिटी और दनांग दोनों शहर में है। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं हुए, जो कि अराउंड 120 किलोमीटर्स है। एंड हुए के बारे में मैं बताता हूँ। हुए वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ वियतनाम फ्रॉम 1805 टू 1945 ड्यूरिंग द न्यूगेन डायनेस्टी। चलो अभी सबसे पहले होटल से चेकआउट करते हैं। बज रहे हैं सुबह के 8। यहाँ पे आएगा ड्राइवर मेरे को पिकअप करने के लिए। उससे पहले चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि रात को आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं हानोई। मैं आ गया हूँ, अभी 10 मिनट बचा हुआ है वो आएगा मेरे को पिक करने के लिए। तो मेरे को भूख लग रहा था तो मैंने यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले लिया। ये रोड साइड एक कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे आसपास खाली फ़ के शॉप थे, यही एक मेरे को कॉफ़ी शॉप मिला जिसके सामने बान मी मिल रहा था, विच इज़ अ बेसिकली सैंडविच। लेकिन बान मी यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली पोर्क वाला मिलता है। लेकिन इनसे बोलोगे ना वेजिटेरियन ऑप्शन देने के लिए, तो वेजिटेरियन ऑप्शन वाला बान मी भी बना के आप लोगों को दे देंगे। और अगर अंडा डलवाना चाहो तो उसमें अंडा डाल के भी दे देंगे। तो वो मैंने ले लिया है। और मैंने एक और लिया है सॉल्टेड कॉफ़ी, मस्त है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉफ़ीज़ मिलते ही है। एग कॉफ़ी अभी तक नहीं ट्राई किया, वो मैं हनोई में ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सॉल्टेड कॉफ़ी लिया है, वो ट्राई करते हैं। कोकोनट कॉफ़ी के बाद ये दूसरा टाइप ऑफ कॉफ़ी है। दोनों सॉल्टेड कॉफ़ी और बान में मिला के मेरे को पड़ा 50,000। अब सॉल्टेड कॉफ़ी ट्राई करते हैं। कॉफ़ी तो ऐसे ही कड़वा होता है, उसके बाद उसमें नमक भी मिला दो, नमकीन फ्लेवर तो आ रहा है अलग सा। लेकिन इसके लिए आई थिंक आपको एक्वायर्ड टेस्ट चाहिए, ऐसे नहीं पी सकते हो। Paternal and body. And now we are in the Hyven Channel 2. On the way back to the Nang City, you can see Hyven Channel 1. Thank you so much, body. तो दोस्तों हम लोग अपना पहला स्टॉप ऑफ द डे पे आ गए हैं। 30 किलोमीटर चल के हाइवन टनल के थ्रू होते हुए। ये जगह का नाम है लफान लगून। ये है लैंको बे एरिया में। लैंको बे आई थिंक सिटी का नाम है। और यहाँ का पॉपुलेशन है 14,000। और इसको रिटायरमेंट प्लेस भी बोलते हैं सारे वियतनामीज़ लोगों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पीसफुल जगह है। और एक शहर में जहाँ पे खाली 14,000 लोग रहते हैं, तो आप समझ ही लो कि कितना शांति और कितना अच्छा होता होगा। बेसिकली आप देखो, इधर कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, मस्त सा स्ट्रेच वाला रोड है, और उधर आपको रिवर दिख रहा है, और ऊपर वो हाइवन माउंटेन्स। ये लफान लगून इज़ फेमस फॉर ऑयस्टर फिशिंग। यहाँ पे ऑयस्टर्स मिलते हैं। ऑयस्टर्स का वो दिख रहे हो ना, वो स्टिल्ट हाउसेस में वो फिशिंग विलेज है, और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टिल्ट्स लगे हुए हैं जहाँ पे ऑयस्टर फार्मिंग के लिए आपका वो नेट्स लगा के रखा गया होगा। और यहाँ पे ऑयस्टर्स बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर ऑयस्टर्स खाना पसंद है तो 1 केजी ऑयस्टर्स से 25,000 तक में मिल जाता है। इधर पर्ल फार्मिंग भी होता है। पर्ल ज्वेलरी का भी दुकान है, तो वहाँ से आप पर्ल ले सकते हो। 5-10 मिनट का क्लास था जिसमें बताया कि पर्ल कैसे मैन्युफैक्चर होता है और किस किस टाइप के पर्ल्स होते हैं और इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आप ख़रीद सकते हो। तो बेसिकली पर्ल का नेकलेस और ईयर रिंग्स का सेट आपको मिल रहा है 200,000 वियतनामीज़ डोंग में। और तीसरा चीज़, ये वाले शहर में ओरिजिनेट हुआ था सॉल्टेड कॉफ़ी, जो मैं आज सुबह पिया था ना, वो यही शहर पे ओरिजिनेट हुआ था। तो अगर सॉल्टेड कॉफ़ी पीना है तो यहाँ पे आके कोई भी कैफ़ेज़ में पी सकते हो, बेस्ट रहेगा। वो दूर में
वो सारे स्टिल्ट्स लगे हुए हैं और जहाँ पे ऑयस्टर फार्मिंग हो रहा है ढेर सारे हैं भाई, बहुत सारे। वो है फ़िशिंग विलेज यहाँ का। देखो ये सारे फ़िशिंग करके निकाले गए हैं, उसको वहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ला रहा है, ये ले जाएगा और फिर शायद अंदर जाके क्लीनिंग होके प्रॉपरली निकलेगा इसमें से। ये वाले एरिया में लगता है ज़्यादा इंडियंस आते नहीं है, तो ये लोग काफ़ी मतलब देख के खुश हो जा रहे हैं कि भाई आप इंडिया से हो। कहाँ से हो? इंडिया से, मतलब मुंबई हो या दिल्ली हो। बैंगलोर लोगों को जनरली पता नहीं होता है, लेकिन एक दो लोगों को यहाँ पे बैंगलोर भी पता था, तो काफ़ी एक्साइट हो जा रहे हैं इंडिया देख के। 2-3 लोग पीछे से दूर से गेस करते रहे वो इंडियन है, इंडियन है, इंडियन है। फिर आके मेरे से पूछे कि आप कहाँ से हो? मैंने बोला इंडिया। बोला हाँ देखा देखा। फिर अपने में बात करने लगे, हाँ देखो देखो मैंने बोला था ना इंडिया से है। Which channel? स्मॉल चैनल। Small channel? या It's not problem, man. हाँ You can sure, see I'll that. show you. How many users? How many people subscribe your channel? 1150. That's big, bro. From India. Yeah, from India. So, bro, Hi. a very nice. Yeah, I'll show you my channel. Yep. Oh yeah, man. You traveling around the world? Yeah. This is 10th country. Yeah. Yeah, I'm in This is Vietnam. how many country you? 10. It is 10. Yeah. It's crazy, bro. Thanks, bro. What country you Uh-huh. go next to? Yeah. और सुल्तान कर्द चढ़ाई। भाई तो हम लोग पहुंच गए हैं एकदम ऊपर ये वाले टूम का। चलो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, मस्त इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। वियतनाम में जो वॉर हुआ था उसके बारे, उसकी हिस्ट्री वगैरह तो पता चल गई होगी, लेकिन उसके पहले का थोड़ा बोरा हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। राजा वगैरह हुआ करते थे, 1945 तक राजा हुआ करता था यहाँ पे। तो ये वाला जो टूम दिख रहा है आपको, ये है एम्परर खाओ दिन का टूम्ब। खाओ दिन जो एम्परर था वो लास्ट एम्परर का पापा था, वो एक्सपायर कर गया था 1925 में। और ये जो टूम्ब बन रहा था ये बनना चालू हुआ था 1920 से लेके 1931 में। हाँ ज़रूर, वो जब ज़िंदा था तभी से बनना चालू हुआ था। और वहीं ऊपर जो दिखाया ना मैंने, ऊपर में देखो वहाँ का उसका पुतला रखा हुआ है, और उसके पुतले के नीचे वाला जो एरिया है ना वहीं पे वो बैरीड है। वो यंग एज में ही एक्सपायर कर गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और उससे वो एक्सपायर कर गया था। उसके पास थी 12 बीवियाँ, लेकिन हुआ बस एक ही बच्चा। वो एक बच्चे का नाम था बाओ ताई, और वही था वियतनाम का लास्ट एम्परर जो 1945 तक रूल किया था। और वो ज़िंदा था 1997 तक, कुछ 85 इयर्स में जाके वो मरा। ये बता रहे थे कि 4-5 साल लगते टूम को बनने में, लेकिन इसको बनने में 11 साल क्यों लगे? क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल से बना हुआ था ये बाहर दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट होके आते थे। जो सेरामिक था वो चाइना से आया, जो ग्लास था वो जापान से आया, तो इसीलिए यहाँ पे बनने में इसको काफ़ी टाइम लगा। मेरे को एक और चीज़ मेरे को पता चला कि ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, ये हम लोग जो टॉप है ये दिस इज़ 5th फ्लोर, और ये 5th फ्लोर से मतलब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। ये पहले ऊपर वाला बना, फिर नीचे बना, फिर नीचे बना, फिर नीचे बना, उस टाइप से बना। ऊपर का जो ये वाला फ्लोर था ना, ये पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो चुका था किंग के मरने से पहले। जो खाओ दिन जो किंग था उसके मरने से पहले। अब वो किंग को कैसे यहाँ अंदर लाया गया, क्योंकि उसका टूम अंदर ही है, और अभी देखोगे तो पूरा चारों तरफ से वो टूम पैक्ड है, लेकिन उसको अंदर कैसे भेजे? तो ये लोगों ने वही टूम के थ्रू एक लंबा सा 9 मीटर लंबा टनल बनाया है। तो उस टनल के थ्रू उसका बॉडी को ट्रांसफ़र किया गया ऊपर, और यहीं पे अभी स्टोर्ड है।
एक स्टॉप हम लोग रेस्टोरेंट में खाने आ गए हैं। मैंने बोला था वेज दे दो, तो वेज भी हो सकता था, लेकिन फिर बोल दिया कि चलो चिकन और अंडा का जुगाड़ कर देना। तो चिकन और अंडा के लिए मेरे लिए स्पेशली अलग से बनाया है। सब लोग का तो कम्युनल डाइनिंग हो रहा है, लेकिन मैं अलग से था, जो उन्होंने जिसने वेज बोला, तो मेरे को पूरा एक सेपरेट टेबल मिल गया जिसमें मेरे टाइप का खाना मेरे को मिल गया। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो वेज खाना मिल जाएगा यहाँ पे, टेंशन नहीं है, बढ़िया सा। और ये रेस्टोरेंट का थीम बहुत मस्त है, पूरा एकदम हैनॉक स्टाइल में है, एकदम ट्रेडिशनल जगह लग रहा है कि खाने आए हैं, तो इट इज़ फीलिंग गुड। ये वेजिटेरियन सैलड है, अंडा भी है, अंडा भाई। सैलड, वेजिटेबल, नूडल्स, आई थिंक चिकन के साथ है नूडल्स, चिकन विंग्स, बैंगन, ये भी कुछ तो है, सूप। खा लिया भाई खाना। क्या मस्त रेस्टोरेंट है, देख रहे हो क्या मस्त वाइब है, एकदम गार्डन के अंदर पूरा सारा हैनॉक वाला बिल्डिंग्स वाला आर्किटेक्चर है, काफ़ी शांत पीसफुल वाला माहौल है। मैं चल रहा हूँ और खाना मैं बताऊँ तो अभी तक का जितना भी टूर किया है ना, सारे टूर में से बेस्ट खाना यही था। और वेजिटेरियन के लिए भी इतना सब कुछ दे दिया था भाई। मैं तो श्योर हूँ कि अगर मैं चिकन और अंडा नहीं बोलता तो उसका भी मेरे को ऑप्शंस देता है, और इतना ही नंबर ऑफ डिशेस देते मेरे को खाने के लिए भाई। अब हम लोग चलते हैं सीधा हुए सिटी के अंदर। ओके दोस्तों, तो हम लोग हुए का मेन सिटी सेंटर पे आ चुके हैं, और सिटी सेंटर में आके हम लोग ये जगह आए हैं, इसका नाम है थिएन मू पगोड़ा। तो सबसे पहले हुए के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हुए एक टाउन है, काफ़ी बड़ा टाउन है, वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स इन वियतनाम, और यहाँ का पॉपुलेशन है अराउंड 1.4 मिलियन। अगर आप हो ची मिन से कंपेयर करो तो हो ची मिन का पॉपुलेशन था अराउंड 9.5 to 10 मिलियन पीपल, ठीक है। और ये काफ़ी शांत सा टाउन है, इट्स सिमिलर, मतलब पॉपुलेशन इज़ सिमिलर टू दानांग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उमस और गर्मी ज़्यादा है। और ये सेंट्रल वियतनाम में है, तो यहाँ पे बीच नहीं है, बस यहाँ पे बस रिवर है और पहाड़ों का व्यूज़ है। ये हुआ करता था एंशिएंट कैपिटल फ्रॉम 1800 to 1945। ये टावर 7 स्टोरीज़ का टावर है। एक टावर सिग्निफाई करता है एक बुद्धा का लोटस फ्लावर। अब मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है बुद्धिज़्म का, लेकिन जिन लोग को पता है बुद्धा का 7 स्टेप्स एंड 7 लोटस, बताओ क्या होता है कमेंट सेक्शन में। और इस वाले टावर के अंदर हर एक फ्लोर पे एक एक बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है, विच इज़ ऑफ गोल्ड। लेकिन क्या हुआ ना, 1945 में एक गोल्ड स्टैचू चोरी हो गया, तो उसलिए उसके बाद से इसमें एंट्री बंद है किसी के लिए भी, सिर्फ हमारे टूरिस्ट के लिए नहीं, फॉर एवरीवन इट इज़ लॉक्ड एंड द एंटायर बिल्डिंग इज़ लॉक्ड, ठीक है। और ये जो पूरा पगोड़ा है थिएन मू का मतलब है मदर ऑफ हेवन, ठीक है। और ये पगोड़ा बना था 1601, तो मतलब ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 साल होने वाला है इस पगोड़ा का। ये जो सामने जो बेल दिख रहा है ना, ये बेल काफ़ी बड़ा बेल है, 2000 किलो का बेल है भाई, 2000 किलो का बेल है, 1985 kgs टू बी प्रेसाइज। और ये बेल उस टाइम पे हुआ करता था कि इसको बजाओ तो पूरा शहर जाग जाए। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे इंपीरियल सिटी, जो मेन टाउन था उस टाइम पे। और इंपीरियल सिटी यहाँ से अगर बस से जाए तो 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन ये बेल अगर यहाँ से बजाए ना तो वहाँ इंपीरियल सिटी में भी सुनाई दे देगा। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस वाला शहर है, तो इस टाइप का पसंद आता है तो इधर आ सकते हो। गर्मी बहुत भयानक हो रखी है यहाँ पे, मतलब क्या बताएं, 30-35 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और एकदम उमस से पसीना पसीना हो गए हैं। और ये भी बता रहे थे कि पिछले साल यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्रीज़ तक चला गया था, इतना गर्मी पड़ गया था। और एक और चीज़, ये हुए जो सिटी है सब्जेक्टेड टू टाइफून्स है, यहाँ पे बहुत टाइफून्स आते हैं, और टाइफून से काफ़ी ज़्यादा तहस नहस होता है। यहाँ पे भी एक मॉन्यूमेंट था, एक बिल्डिंग था बेसिकली इसी थिएन मू पगोड़ा के अंदर, उसमें अभी सिर्फ ग्रास कवर्ड है, तो वो बिल्डिंग टाइफून से पूरा तहस नहस होकर उड़ गया था 1905 में। यही वो बिल्डिंग हुआ करता था जो टाइफून से उड़ गया। अभी बस कुछ नहीं है, बस एक स्टेज है जहाँ पे घास उग के रखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे ड्रैगन बोट्स भी चलते हैं, आपको अगर राइड लेना है इस वाले रिवर का तो ये ड्रैगन बोट्स का बुकिंग करके आप ले सकते हो। मस्त सुंदर हुए सिटी का व्यू आपको मिल जाएगा।
देखो क्या क्या रेट्स है। ये छोटे वाले में जाने का रेट है 15 के, वो बड़े वाले में जाने का रेट है 35,000। ऐसे ऐसे बोट्स के बेसिस पे आपका प्राइसिंग डिपेंड करता है। भाई हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, विच इज़ दी हुए इम्पीरियल सिटी। पूरा 5 स्क्वायर किलोमीटर का स्ट्रेच है। मेन एंट्रेंस तो वो है सामने, वहाँ पे जो दिख रहा है, उसके लिए टिकट लगता है, तो वो टिकट खरीदने गया है। और यहाँ पे अंदर कोई रहते नहीं है। पहले जब राजा हुआ करता था, नुएन डायनेस्टी, उस टाइम पे ये फोर्ट्रेस हुआ करता था। अंदर में राजा का इंपीरियल पैलेस मिलेगा, उसी के अराउंड लोग रहते थे। जिस टाइप का बाहुबली वगैरह मूवी में देखे होगे ना, कैसे माहिष्मती किंगडम हुआ है, उसी तरह से ये वाला भी किंगडम हुआ करता था। और ये है इंपीरियल सिटी। इन लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस को बोला जाता है आवदाई। तो आवदाई पहन के लोग आते हैं, क्योंकि यह सब जगह पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आओगे तो फोटोज़ इतने रैबिट्स है भाई, वाइल्ड रैबिट्स भाई साहब। मस्त है, ऐसे घूम रहे हैं बढ़िया से। ओह वाह। देखो देखो, वाइल्ड बड़े बड़े रैबिट्स है भाई, कितने बड़े बड़े रैबिट्स है, वाइल्ड एकदम। उस खिंचाने में बहुत सही फीलिंग आता है। जैसे कोरिया में भी हम लोग गयोंगबोकुंग पैलेस देखे थे, तो वहाँ पे लोग हैंडबॉक पहन के जाते थे ना। इतने रैबिट्स है भाई, वाइल्ड रैबिट्स भाई साहब। मस्त है, ऐसे घूम रहे हैं बढ़िया से। बड़े बड़े रैबिट्स है भाई, कितने बड़े बड़े रैबिट्स है, वाइल्ड एकदम। Kind of make it happen in Vietnam. That was strong, very strong Thai food. What is morning? यहाँ पे कॉइन्स डाला हुआ है, तो ये विशिंग वेल नहीं है, बस फॉरेनर्स लोग आके बस ऐसे ही डाल देते हैं। ये बेसिकली इसमें आप आग जलाने के लिए है। ऐसे यहाँ पे एक दिख रहा है, वहाँ पे भी दिखेगा, आगे भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो उस टाइम पे जब आग जलाना होता था ना बहुत ऊंचा ऊंचा, तो इसको यूज़ करते थे। कॉइन से एक फैक्ट मैं बताता हूँ कि वियतनाम में अभी कोई कॉइन्स नहीं है। इसका मिनिमम करेंसी जो मैंने अभी तक देखा है वो है 1000 डोंग, और वो भी नोट है। इनका मानना है कि कॉइन्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो चिल्ड्रन खा लेते हैं और अंदर चला जाता है, तो उनके पेट में जाके गड़बड़ हो सकता है। और सही बात है, बचपन में मेरा भाई भी खा लिया था, फिर बहुत दिक्कत हुआ था हमें उसको निकलवाने के लिए। लेकिन अच्छा है, पहले हुआ करता था वियतनाम में कॉइन्स, लेकिन अब नहीं होता है। He's a baby, but I will tell you about him later. So it gives me. भाई लोगों, आप लोगों को थोड़ा कहानी सुनाते हैं। इट इज़ कहानी टाइम, इट इज़ कहानी टाइम। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोग जो टूम में गए थे, वहाँ पे एम्परर खाई दिन का टूम था। और खाई दिन वॉज द 12th एम्परर। उसका बेटा था बाओ दाई, हु वाज द 13th एम्परर। लेकिन वियतनामीज़ लोग नहीं मानते कि बाओ दाई ही उसका बेटा था। दे डोंट बिलीव, क्योंकि खाओ दिन की थी 12 बीवियाँ, और 12 बीवियाँ से सिर्फ एक बच्चे। तो उनको थोड़ा बहुत लगता है कि भाई 12 बीवी से सिर्फ एक बच्चा कैसे हो सकता है, कुछ और बच्चे तो होने चाहिए थे। क्योंकि पिछले एम्परर्स के काफ़ी बच्चे हुआ करते थे। जो दूसरा एम्परर था, ये तो 12वां था, जो दूसरा एम्परर था उसकी भाई थी 500 बीवियाँ और 142 बच्चे। उस पे भरोसा नहीं रहा और उसके गवर्नमेंट पे इन लोग को ज़्यादा फेथ नहीं आया। तो जो बाओ दाई है वो 1932 से लेकर 1945 तक रूल किया, और 1945 को उसको स्टेप डाउन करना पड़ गया, क्योंकि पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम। और जब पीपल के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो कैसे चलाओगे आप एम्परर, कैसे चलाओगे आप एम्पायर, है ना। उसके बाद आया सोशलिस्ट पार्टी। तो 1945 तक था वियतनाम में मोनार्की। उसके बाद आया सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, उसका क्या बोलते हैं, हो ची मिन्ह का। और कुछ फैक्ट्स बताते हैं। तो जो 4th एम्परर था ना, वही लास्ट एम्परर था। मतलब फर्स्ट का बेटा सेकंड, सेकंड का बेटा थर्ड, थर्ड का बेटा फोर्थ। लेकिन फोर्थ के बाद ना, फोर्थ के पास कोई बेटा नहीं हुआ, क्योंकि फोर्थ को हो गया था स्मॉल पॉक्स, और वो स्मॉल पॉक्स से मारा गया। तो जो 5वां एम्परर बना ना, वो उसके कोई भाइयों या कज़न के बेटे से बना। तो यहीं से रॉयल फैमिली का
तहस नहस होना चालू हो गया, मतलब डायरेक्ट ब्लड लाइन पास आउट नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो 12वां एम्पायर था, जो अभी बताया खाई दिन, वो 11वें एम्पायर का बेटा नहीं था, वो 11वें एम्पायर का बेटा नहीं था, वो 10वें एम्पायर का बेटा था। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना। तो 9-10 ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टोरीज़ थी। तो मेरे को जितना समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। अब ये जो दिख रहा है ना, मैं जहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये था किंग्स पैलेस और ये था क्वींस पैलेस। अभी इनके पास एक्चुअल, ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, तहस नहस हो चुका है, तो अभी बचा नहीं है। दीज आर ऑल नी रूइंस। और इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इनके पास इनफ एविडेंस नहीं है और इनफ फोटोज़ वगैरह नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट दीज पैलेसेस। तो इसीलिए यहाँ पे बस गार्डन ग्रो करके रखा हुआ है। वो वाला जो दिख रहा है ना सामने, उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है क्योंकि उसका इनके पास प्रॉपर डायग्राम और आर्किटेक्चर था। तो ऑलमोस्ट 99% सिमिलर वे में इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है। और ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये है आपका पूरा इम्पीरियल सिटी, जहाँ पे राजा के वाइव्स, राजा का रॉयल फैमिली और ये सब रहते थे। अब जो रॉयल फैमिली हुआ करता था ना, उनका सरनेम है न्यूएन, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसका भी सरनेम न्यूएन हो वो रॉयल ब्लड लाइन से होता है, ठीक है। जो अभी कुछ दिन पहले शायद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कोई न्यूएन था, वो रॉयल ब्लड लाइन का नहीं था। तो आपको रास्ते में भी बहुत सारे वियतनामीज़ लोग मिल जाएंगे न्यूएन नाम से, तो ज़रूरी नहीं कि वही रॉयल ब्लड लाइन के हो। लेकिन हाँ, रॉयल ब्लड लाइन के काफ़ी सारे लोग स्ट्रेच्ड आउट है पूरे वियतनाम में, पूरे बाहर दुनिया में भी, विद द सरनेम न्यूएन। ये सब जगह आके अगर आप हिस्ट्री जानते हो ना, तो फीलिंग सही आती है। स्टोरी जब पता चलता है तो फिर जगह एक्सप्लोर करने में भी मज़ा उतना ही आता है। इसी तरह से टूर बुक करके आओ भाई। अगर हिस्टोरिक प्लेसेस आपको घूमना है ना, तो टूर बुक करके आओ। खुद से आओगे तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मतलब फ़ोटोज़ लेने के लिए सही है, लेकिन उसके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ स्टोरी वगैरह पता नहीं चल पाएगा, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। और अगर आप टूर वूर बुक नहीं करते हो और ऐसे ही मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हो ना, तो उस केस में भी आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे भी आपको टूर गाइड मिलता है। आप टूर गाइड बुक करके चल सकते हो, तो वो भी आपको अच्छे से हिस्ट्री इस जगह का एक्सप्लेन कर देगा। चलो दोस्तों, तो ये टूर से अब ये इतना ही रहा। ये टूर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये टूर का हमें टोटल पड़ा था कॉस्ट 9,50,000 और उतना ही खर्चा हुआ। 1 रुपया एक्स्ट्रा अभी तक खर्चा नहीं हुआ। टिप देने का मन करेगा तो कुछ टिप दे देंगे, नहीं तो दैट्स इट। हाँ, वो पगोड़ा के सामने एक लेडी आई थी सुविनियर बेचने के लिए, तो उससे एक पंखा ले लिया था 30,000 का, तो एक वो लग गया था। बस दैट्स इट। ये टूर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। खाना तो बहुत ज़बरदस्त था और एक्सप्लेनेशन भी मस्त है, और हिस्टोरिक टाउन्स का टूर करना है तो दिस इज़ नाइस। हाँ, मैं ये ट्रैवल एजेंसी को रेकमेंड करूँगा, SST ट्रैवल्स के थ्रू आप बुक करो, मज़ा आ जाएगा, आपका वियतनाम टूर सफल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो आगे के वीडियोस देखने के लिए। एंड दूसरा चीज़, अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स आए तो कमेंट में जो कंट्री मेंशन्ड होगा उस कंट्री में मैं जाऊंगा। बस कंडीशन ये है कि वो कंट्री होना चाहिए एशिया का। ठीक है दोस्तों, तो चलो अलविदा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा वियतनाम का लग्जरी बस जर्नी।